नमस्कार। आज की डिजिटल दुनिया में देखिए, जहां हर तरफ जानकारी और संदेशों की एकदम भरमार है, अपनी बात कहना या मार्केटिंग करना कितना मुश्किल हो गया है ना। हाँ बिल्कुल। शोर बहुत है। हमारे पास आज कई तरह के स्रोत हैं। कुछ तो हैं भारी भरकम तकनीकी रिसर्च पेपर से, कुछ मार्केटिंग स्टडीज से, कुछ अकादमिक लेखन पर, और कुछ इस बात पर कि लोग ऑनलाइन दुनिया को असल में देखते कैसे हैं, जीते कैसे हैं। काफी कुछ है देखने को। तो आज इस चर्चा का मिशन क्या है? हम यही कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों की गहराई में जाकर ये समझें कि टेक्नोलॉजी, कंटेंट यानी जो सामग्री है, और लोगों की सोच, यूजर साइकोलॉजी जिसे कहते हैं, आज के डिजिटल दौर में किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये देखने दिलचस्प होगा कि ये तीनों चीजें कैसे काम करती हैं साथ में। चलिए इसे खोलकर देखते हैं फिर। अच्छा, तो सबसे पहले पर्दे के पीछे की टेक्नोलॉजी को देखते हैं। मेटा मतलब फेसबुक वगैरह जैसी कंपनियां हैं, हाँ। वो अपने विज्ञापन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सम जैसे फ्रेमवर्क और सॉप जैसे सर्विंग सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, ये सम और सॉप क्या करते हैं असल में? देखिए, सम तय करता है किसे क्या दिखाना है, और सॉप तेजी से वो विज्ञापन दिखाता है। ये यूजर की पसंद को समझने वाले शक्तिशाली रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, एक तरह का डिजिटल खाका। और एसिंक इन्फ्रेंस जैसी तकनीकों से फौरन ऑनलाइन दिखाते हैं। एक स्टडी है जो बताती है कि वेबसाइट के बाहर का डेटा, जैसे आपने कहीं और क्या खरीदा, अगर वो जानकारी न मिले तो विज्ञापन की प्रभावशीलता पर असर पड़ता है। और हाँ, इंडोनेशिया और नाइजीरिया जैसे देशों में तो छोटे व्यवसायों के लिए मेटा एड्स और व्हाट्सएप बिजनेस बहुत जरूरी हो गए हैं। बिल्कुल, ये तो है विज्ञापन की बात। बट टेक्नोलॉजी अब उपभोक्ता की अनकही प्रतिक्रियाओं को समझने में भी मदद कर रही है। अनकही प्रतिक्रियाएं मतलब? हाँ, जैसे वेरो मार्केटिंग। इसमें ईईजी से ब्रेन वेव मापते हैं, या आई ट्रैकिंग से देखते हैं कि लोग स्क्रीन पर कहाँ देख रहे हैं। एक दिलचस्प थियरी है फ्रंटल अल्फा एसिमेट्री। ये दिमाग के अगले हिस्से की एक्टिविटी से भावनाओं का पता लगाने का एक तरीका है। मतलब किसी चीज को देखकर अच्छा लग रहा है या बुरा। अच्छा। हाँ, ये तकनीकें विज्ञापन या प्रोडक्ट डिजाइन पर लोगों की वो वास्तविक प्रतिक्रिया जानने में मदद करती हैं, जो वो शायद बोलकर न बताएं। कमाल है। और ये टेक्नोलॉजी मुझे लगता है ये समझने में भी मदद करती होगी कि लिखा हुआ कंटेंट कितना प्रभावी है। बिल्कुल। टेक्स्ट एनालिसिस में एआई का उपयोग बढ़ रहा है। हाँ, मैंने सुना है। पारंपरिक तरीके जैसे एलडीए वगैरह शब्दों के पैटर्न देखते थे बस। लेकिन अब डीप लर्निंग मॉडल भाषा के गहरे आपसी संबंधों को, मतलब उसके असली मायने को समझ सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है? इससे जैसे फंडिंग अपील जैसे दस्तावेज हैं, उनको बेहतर बनाने के लिए बिल्कुल व्यक्तिगत सुझाव दिए जा सकते हैं। अकादमिक लेखन के लिए भी ईजेपी राइट जैसे सिस्टम आ गए हैं, जो रूपरेखा बनाने, रेफरेंस सहेजने में मदद करते हैं। अच्छा। पर यहाँ ये बात सामने आती है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ही काफी नहीं है। हाँ, ये तो है। आप क्या कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं, ये बहुत बहुत मायने रखता है। एक यूनिवर्सिटी मार्केटिंग पर स्टडी हुई थी। हाँ। वो बताती है कि लेखन सिर्फ शब्द लिखना नहीं है, ये एक सामाजिक अभ्यास है। इससे हमारी टेक्सचुअल आइडेंटिटी बनती है, मतलब लेखक के तौर पर हमारा एक रूप झलकता है। सही बात है। और वेब कंटेंट लिखते समय तो साफ लिखना, कम शब्दों में लिखना और ऑडियंस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक विज्ञापन गुरु थे रॉसर रीव्स। हाँ, नाम सुना है। उन्होंने कहा था, प्रोडक्ट को रोचक बनाओ, सिर्फ विज्ञापन को अलग नहीं। मतलब बात प्रोडक्ट में होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और एक किताब है एवरीबॉडी राइट्स, वो भी यही कहती है कि सिर्फ बेचने वाली भाषा नहीं, कहानी सुनाना और वैल्यू देना जरूरी है। हाँ। और कंटेंट के साथ एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसका तालमेल भी अहम है। ये ऑडिटेक कंपनी की स्टडी में भी दिखा। तुलनात्मक विज्ञापन जो होते हैं, मतलब कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट। हाँ, जहाँ दो प्रोडक्ट्स की तुलना होती है। हाँ, उस पर हुई एक मेटा एनालिसिस बताती है कि ये ध्यान खींचने और जागरूकता बढ़ाने में ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं, खासकर नए ब्रांड्स के लिए। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी यूजर का नजरिया। हाँ, ये जानना भी जरूरी है। नॉर्वे में युवाओं पर एक स्टडी हुई, उसमें एक दिलचस्प प्राइवेसी पैराडॉक्स दिखा। प्राइवेसी पैराडॉक्स, ये क्या है? मतलब लोग मेटा और गूगल द्वारा डेटा जमा करने पर चिंता तो जताते हैं। हाँ, करते हैं। लेकिन उसे रोकने के लिए कुछ खास करते नहीं। उन्हें अक्सर हैरानी होती है कि कंपनियों को उनके बारे में इतना सब कैसे पता है, खासकर तब जब ये ना पता हो कि जानकारी आई कहाँ से। हाँ, ये तो मेरे साथ भी हुआ है। और कई लोगों में वो कुछ छुपाने को नहीं वाली सोच भी दिखती है कि अरे हमें क्या फर्क पड़ता है ना अजीब।
और ये भी दिलचस्प है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक स्टडी बताती है जब शिक्षक फेसबुक या ट्विटर जैसे आम प्लेटफॉर्म की बजाय हाँ। इंस्टाग्राम या लिंक्डइन जैसे कम इस्तेमाल होने वाले प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं तो छात्र उन्हें ज्यादा कूल और विश्वसनीय मानते हैं। ओह, ये तो नई बात है। प्लेटफॉर्म बदलने से धारणा बदल जाती है। हाँ, और व्हाट्सएप स्टेटस जैसी चीजें भी मार्केटिंग का जरिया बन रही हैं। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि लोग उन्हें जानते हैं जिनसे वे जुड़े हैं, तो एक निजी कनेक्शन बनता है, एक अपनापन सा महसूस होता है। बात तो सही है, पर्सनल टच। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे मेटा के एड सिस्टम, न्यूरो मार्केटिंग, एआई टेक्स्ट एनालिसिस, ये सब व्यक्तिगत संवाद और मार्केटिंग को संभव बना रही हैं। हाँ, एकदम पर्सनल लेवल पर। लेकिन इसकी सफलता के लिए यूजर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया प्रभावी कंटेंट बेहद जरूरी है। टेक्नोलॉजी अकेली काफी नहीं। बिल्कुल, कंटेंट किंग है जैसा कहते हैं। और यूजर की प्रतिक्रिया, चाहे वो प्राइवेसी की चिंता हो या टेक्नोलॉजी पर हैरानी हो या फिर वो कुछ छुपाने को नहीं वाला रवैया, ये काफी जटिल है और कई बार विरोधाभासी भी होती है। सही कहा। टेक्नोलॉजी, कंटेंट और इंसान का ये जो ताना बाना है, ये लगातार विकसित हो रहा है, बदल रहा है। तो यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए सोचने के लिए। जैसे जैसे एआई संदेश लिखने और उन्हें सही लोगों तक पहुंचाने में और बेहतर होता जा रहा है, तो इंसानी रचनात्मकता, कहानी कहने की जो कला है और सबसे जरूरी हमारी नैतिक जिम्मेदारियों की भूमिका इस पूरे संवाद में कैसे बदलेगी, इस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है आने वाले समय के लिए।